वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बिलावाला एंड कंपनी की पार्टनर हिना बिलावाला। हिना, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। लेते हैं अपने पहले कॉलर को, जो कि है राम पहुजा। दिल्ली से फोन किया इन्होंने। राम साहब, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैम, हमने 1981 में MIG रोहिणी के प्लॉट्स में एक प्लॉट बुक करवाया था, लेकिन अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है DD की तरफ से। हाँ जी, तो आप यहाँ क्या जानना चाहेंगे कि आपने प्लॉट की बुकिंग की है, कोई आज तक आपको रिप्लाई नहीं मिला है, आगे क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल जी जरूर। है ना, क्या सलाह होगी इनके लिए? पहले तो मुझे ये बताइए कि 81 से 2010 तक आपने कोई उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, कुछ चिट्ठियां डाली है, कुछ लिखा, कुछ भी आपको वहां से कुछ राइटिंग में मिला है क्या? कुछ भी नहीं हुआ है। लास्ट 2008 में लास्ट उनका ड्रॉ आए हैं, जिसके बाद अभी तक वो हेल्ड अप हुआ है। अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं निकले हैं उनके नए। अच्छा, आपके सामने तो दो मसले, मतलब एक तो है 1981 से 2010 का, तो ये काफी लंबा अरसा निकल गया है। पहली चीज आप करिए कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वहां आप जाके ये एप्लीकेशन डालिए कि ये 30 साल तक ये क्यों मामला अटका हुआ है, इसमें आपको पोजेशन क्यों नहीं मिला है। अच्छा, दूसरी बात आप मुझे ये बताइए कि आपने वहां कुछ पेमेंट की थी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, या सिर्फ कैसे आप, मतलब कंफर्मेशन कैसे मिला था जब आपने 1981 में ये एप्लीकेशन किया था? बिल्कुल 5000 का उसका हमारा तो कुछ कंसिडरेशन दिया हुआ है ना आपने? बिल्कुल exactly. हाँ, तो ठीक है। तो आप एक तो पहले RTI में एप्लीकेशन डालिए और फाइंड आउट, ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि क्यों ये आपको अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिला। दूसरी बात है कि अगर आप चाहें तो आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसमें वक्त निकल जाएगा। कॉलिंग अपॉन देम, अगर आपके हिसाब से ये दूसरे फ्लैट्स रेडी हैं, दूसरों को फ्लैट्स अलॉटमेंट हो रहे हैं, तो आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं कि हमको अलॉटमेंट अभी तक क्यों नहीं मिली है, लेकिन इमीडिएटली आप जाके RTI में अप्लाई कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हैं हमारे सुनील भट्ट साहब, पुणे से फोन किया है। सुनील, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार साहब जी। मेरा सवाल ये है कि दिल्ली में हमने एक घर लिया था, उसको तोड़ के हमने मतलब उसको और रिकंस्ट्रक्ट करना था। तो उसके लिए हमने एक कॉन्ट्रैक्टर हायर किया। उसके साथ हमारा पूरा पहले बजट डिसाइड हुआ था। उसने एक एस्टिमेट दिया था हमें 6 लाख का, उसमें वो पूरा कंप्लीट करेगा। अब क्या हुआ है कि कोई लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में साइन नहीं किया था, लेकिन अब क्या हुआ है कि उसको हम 80% पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन 80% कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है। वो और पैसे मांगता है, और अगर हम उसे कहते हैं कि नहीं अभी पैसे नहीं दे सकते, अभी पहले तू कंस्ट्रक्शन उतना कंप्लीट कर, तो वो कहता है कि मैं काम रोक दूंगा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? चलिए, काफी एक आम सी समस्या है जो कई घर बना, जो प्लॉट के ऊपर अपना घर बनाते हैं उन लोगों के साथ आती है ना, इनके लिए और ऐसे तमाम लोगों के लिए क्या सलाह होगी? पहले तो ये देखना है कि जब आप 80% तक पेमेंट करते चले गए तो वो कुछ बिल्स प्रोड्यूस कर रहा था, कुछ आपको दिखा रहा था जिसके अगेंस्ट आपने ये पेमेंट्स की हुई है? कहता था कि आज मुझे इसकी पेमेंट करनी है, आज कुछ ये खरीदना है, सीमेंट खरीदना है। नहीं, लेकिन बिल्स तो प्रोड्यूस कर रहा होगा। बिल्स देख के, मतलब जब पेमेंट करता था तो उसके बिल्स भी तो आप मंगाते होंगे ना, उसके बिल्स टैली करते होंगे, कुछ तो वो दिखा रहा होगा उसने ये पेमेंट्स की हुई है। हाँ, वो दिखा, मतलब उसका ये था कि वो कहता था कि मैं स्टार्टिंग में तो यही कहता था कि हमारी जितने बात हो रही है आप देते जाओ मुझे, मैं आपको अभी तो यही बोलता है कि आप मुझे पूरे पैसे देते जाओ और मैं कंस्ट्रक्शन उसी बजट में पूरा कंप्लीट कर दूं। और आपके हिसाब से 80% पेमेंट के कंपैरिजन में उसने कितना कंस्ट्रक्शन किया हुआ है? मुझे लगता है कि मतलब 60% के करीब किया है उसने। तो देखिए, ये अगर आपके पास तो कुछ लिखा हुआ है नहीं, ये तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप उसके खिलाफ कार्रवाई भी करना चाहेंगे तो वो ये दिखाएगा कि ये एस्टिमेटेड प्राइस था, एक्चुअल कन्वर्जन में 10-1% ऊपर नीचे हो भी गया है। अभी अगर आपके हिसाब से 60% उसने कंप्लीट किया है और आपने 80% पेमेंट कर दी है, तो ये रादर इसको लीगली, कानूनी हिसाब से अगर जाओगे तो आपके पैसे और लगेंगे, वक्त निकल जाएगा और आपको हाथ में तो वैसे कुछ मिलेगा नहीं। मेरे हिसाब से आप उसके साथ बैठ के एक बारी फिर से उसको पूछिए कि ये पेमेंट में आप हमारा ये कंस्ट्रक्शन कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, और फिर अगर ऊपर नीचे 10-1% अगर उसको ज्यादा भी देना पड़े तो मेरा हिसाब है कि ये आप प्रैक्टिकली उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको कोर्ट में भी लेकर जाएंगे तो आप क्या मांगेंगे? डैमेजेस।
आपको तो वो 10-20 साल निकल जाएंगे वो कोर्ट में इसके खिलाफ कार्रवाई करने में। तो या फिर आप दूसरे आर्किटेक्ट या इंजीनियर से बात कर, कॉन्ट्रैक्टर से बात कीजिए, वो देखिए कि बैलेंस जो पैसे हैं वो हिसाब में अगर आपका 40% काम वो और कोई करके देता है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप, बिकॉज मुझे लगता है कि आप ये कॉन्ट्रैक्टर पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, भरोसा आपका उड़ गया है, तो नहीं तो और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर का एस्टिमेट लेकर दीजिए, देखिए कि अगर आप इसमें कुछ भी आगे पीछे करके ये आपका घर बनवा सकते हैं। ना यहाँ पर ये तो इनका पर्टिकुलर एक मामला हुआ, लेकिन जिस तरह से भारत में हम मेट्रो शहर की बात छोड़ दें तो छोटे शहरों में आज भी लोग प्लॉट खरीदते हैं, तो उस पर घर बनाते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर को ठेका देते हैं, और ज्यादातर मामले ऐसे होते हैं इनकी तरह जहाँ कोई लिखा पढ़ी नहीं की जाती और बाद में फंस जाते हैं। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है ताकि आगे अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार आपसे इस तरह की चालाकी करे तो आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाए? देखिए, जो कॉन्ट्रैक्टर और ये मतलब जो प्लॉट ओनर है, पहले तो एग्रीमेंट बनवाना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम वो कॉन्ट्रैक्टर पर भरोसा करते हैं क्योंकि हमारे में वो एक्सपर्टीज नहीं रहती, लेकिन क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्टर रेप्यूटेड होना चाहिए, शायद कोई आर्किटेक्ट की भी सलाह लेनी चाहिए कि क्या वो ये बोल रहा है ये हो जाएगा, तो सेकंड ओपिनियन लेके चलना चाहिए। और हमारे तरफ से भी हमको जरा विजिलेंट रहना चाहिए कि वो कहाँ बिल्स जो बोल रहा है उसके साथ अगर कोई चला जाए कि हाँ यहाँ पेमेंट करनी है, तो हम भी कभी कभी टाइम निकाल के, मैं समझ सकती हूँ कि सब अपना काम छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन एक आध बार वहां जाके देखें कि क्या है, क्योंकि ये सब जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी डिस्काउंट मिलता है, उनको भी वहां से कुछ कमीशन मिलती है। तो अगर हम इन्वॉल्व हमारी तरफ से रहे तो उसको ये भी लगता है कि हाँ भाई ये इन्वॉल्व है, तो फिर क्या होता है कि वो मतलब वो भी विजिलेंटली काम कर सकते हैं, वो भी एक दबाव महसूस करता है। और ये क्या होता है कि हम उनपे ही पूरा छोड़ देते हैं तो उनको ऐसा लगता है ठीक है, मतलब ये भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो चलो पकड़ा मिल गया। सही बात है। और तो कुल मिलाकर यह है कि कानूनी लिखा पड़ी या कागज पे एक एग्रीमेंट जरूर बना लेना चाहिए कि कितने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, कितने वक्त में पूरा होना चाहिए और किस तरह की बाकी टर्म्स एंड कंडीशन। इनके केस में वो बोल सकते हैं कि हमने सिर्फ एस्टिमेट दिया था, अब एस्टिमेट का ऊपर नीचे थोड़ा तो हो ही जाता है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइस नहीं दिया था। जी जरूर। चलिए अब हमारे साथ हमारे अगले कॉलर हैं तारिक खान साहब कानपुर से। खान साहब पूछिए अपना सवाल। सर, मैंने यूपी गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उससे एक सेल्फ फाइनेंसिंग के अंतर्गत एक आशियाना एक उनकी स्कीम थी, उसमें एक फ्लैट लिया था जिसका पूरा पैसा मैंने 4 किस्तों में 2008 तक जमा कर दिया और उनके ब्रोशर और बुकलेट के हिसाब से 2009 में मुझे पोजीशन मिलना था जी, लेकिन आज तक पोजीशन नहीं मिल पाया है और बैंक जिससे मैंने फाइनेंस लिया था वो मुझसे रजिस्ट्री की कॉपी मांग रहे हैं, रजिस्ट्री मांग रहे हैं ताकि वो इक्विटेबल मॉर्गेज कर सके उसको। अब मेरे सामने बड़ी समस्या आ गई है, मैं किस तरह से मतलब केडीए पे जाता हूँ, वहाँ कहते हैं 2 महीने बाद मिल जाएगा, 3 महीने बाद मिल जाएगा, और इधर बैंक वाले बराबर फोन करते हैं कि भाई इक्विटेबल मॉर्गेज करा लो। चलिए, तो मुश्किल यहाँ पर वाकई है आपके साथ। तारिक खान साहब के लिए क्या सलाह होगी ना? एक तो मुझे आप ये बताइए कि जब आपको ये अलॉटमेंट मिला था उस पे कुछ ये स्पेसिफिक लिखा हुआ था कि इस वक्त पे वो रजिस्ट्री करवा देंगे, या वो डॉक्यूमेंट क्या था जिससे आपने ये अलॉटमेंट आपको मिला था? मैडम, उनकी एप्लीकेशन फॉर्म था जिसके साथ ब्रोशर था एक। अच्छा। तो ब्रोशर में सारी कंडीशनें लिखी हुई थी, ठीक है। उसके हिसाब से 2009 के नवंबर के लिखा था विलंबतम, यानी लेट से लेट 2009 नवंबर तक इसका पोजीशन मिल जाएगा। और उसमें कुछ पेनल्टी या डिफॉल्ट क्लॉज था कि अगर नहीं मिले तो क्या आप उनके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं? उसमें कुछ ऐसा क्लॉज नहीं लिखा था। मैंने आरटीआई के तहत उनसे इंफॉर्मेशन मांगी जी, तो आरटीआई के तहत उनसे इंफॉर्मेशन मांगी कि ये क्या हो रहा है, इसमें डिफॉल्ट जो आप हो गए इसके लिए क्या कर रहे हैं जी। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई इसका तो कुछ नहीं कर रहे हैं। और फिर देखिए, आप तो आपने तो वैसे भी आरटीआई में ऑलरेडी एप्लीकेशन कर दी है। मेरे हिसाब से आपको ये जो हाउसिंग बोर्ड रहते हैं उनके खिलाफ अगर कंज्यूमर कोर्ट में जाएं आप, तो आपको डेफिनेटली रेमेडीज मिल सकती है। तो आप उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करना चाहें तो आपके लिए ओपन है। आप पहले तो आप एक स्टेप कीजिए कि एक वकील के थ्रू आप उनको एक चिट्ठी डालिए और उनको ये कमिटमेंट आप उनसे लीजिए इन राइटिंग कि वो कब तक आपको ये अभी पोजेशन दे सकते हैं। वो जो आपको कॉन्फर्मेशन मिलता है वो आप बैंक में जमा करवा दीजिए। और दूसरी बात ये रही कि बैंक ने जो आपको पूरी लोन दे दी है
विदाउट एनी कॉन्फर्मेशन कि अब कब तक ये रजिस्ट्री होगी, वो भी थोड़ा मतलब गलत हो जाता है। बिकॉज जब वो इस तरह से अगर वो डिसबर्समेंट करते हैं तो उनको भी पता है कि जब तक ये आपको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, आपके हाथ में तो है नहीं, ये तो मतलब जो हाउसिंग कमेटी, हाउसिंग बोर्ड है, वही आपको ये अलॉटमेंट दे सकता है। तो उनको भी बोलिए कि आप आपकी तरफ से पूरा ये कर रहे हैं, आप जो स्टेप्स है वो ले रहे हैं, और यू नो दे विल हैव टू बेयर विथ यू। और अगर आपके सामने ये भी है कि आप जाके कंज्यूमर कोर्ट में उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, लेकिन पहले चिट्ठी डालिए। चलिए, तो तारिक खान साहब, उम्मीद करते हैं कि इस सलाह के बाद आपकी मुश्किल काफी हद तक हल हुई होगी। और तो पहले एक लीगल नोटिस जरूर भेज दीजिए यहाँ पर, और उसके बाद आप आगे की लीगल प्रोसीडिंग्स और आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, यहाँ पर सवाल जवाब के सिलसिले को अब खत्म करना होगा, वक्त हमारे पास थोड़ा कम है। हिना, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन अगर आपके मन में भी यहाँ पर सवाल है प्रॉपर्टी से जुड़े, कुछ लीगल सवाल, और आप उनके जवाब जानना चाहते हैं, तो आप हमें जरूर लिखें pg@moneycontrol.com पर। और यहाँ एक और ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद देखिए प्रॉपर्टी गाइड, जिसमें आज हम आपको बताएंगे जयपुर में अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो क्या है आपके लिए कुछ शानदार ऑप्शन। Welcome to my house. You know, I don't get too many people to my home.